आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिया। आज की क्लास में हम क्रिया क्या होती है और क्रिया के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले क्रिया होती क्या है उसको देख लेते हैं। किसी कार्य का करना या होना ही क्या है? क्रिया है। किसी कार्य का करना या होना ही क्या है? क्रिया है। जिस शब्द से किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी किसी काम का करना या होना। दूसरा देखो, धातु के साथ ना लग जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जब धातु में हम ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाता है। जिस धातु में हम ना लगा कर देखते हैं उससे कोई शब्द बन जाए वो होती है क्रिया। तो देखना, लिख से बन गया लिखना, हंस से बन गया हंसना। अब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। देख लेते हैं क्या अकर्मक होती है क्या सकर्मक होती है। सबसे पहले अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यानी वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं आता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता तो क्रिया का प्रभाव वाक्य के कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक। अकर्मक यानी जिसमें कर्म अनुपस्थित होता है, कर्म होता ही नहीं। देख लेते हैं, कुत्ता भौंकता है। इसमें देखो कुत्ता क्या है? करता है। इसमें कर्म अनुपस्थित है तो कुत्ता भौंकता है। कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। तो भौंकना, हंसना, सोना, रोना, बैठना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। और इनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं। तो ये होती है अकर्मक क्रिया। अब दूसरी की बात कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्म यानी कर्म के साथ वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म उपस्थित होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। तो दूध क्या है? यहाँ एक कर्म है। नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ दूध और जो खाना है वो क्या है? वो कर्म है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म उपस्थित रहता है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक क्रिया यानी जिसमें एक कर्म ही उपस्थित होता है, द्विकर्म क्रिया यानी जिसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं। इसमें देखो, पहले में एक कर्मक क्रिया, दुष्यंत भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। एक ही कर्म उपस्थित है, भोजन। दूसरा देखो, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। एक कर्म तो हो गया ये। किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। एक कर्म हो गया ये, यानी इसमें टोटल दो कर्म उपस्थित हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने पढ़ा क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का करना या होना। कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कर्म अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब नीचे सारणी में आप देख सकते हो क्रिया के भेद क्रम के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब दूसरा हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट मेन 5 भेद होते हैं, वैसे एक दो अन्य भी होते हैं। देखो, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, ये 5 भेद होते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर एक्स्ट्रा भी होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भाग होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्रिया या संयुक्त क्रिया। देखो, सामान्य क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य में कोई ना कोई क्रिया तो होती ही है, तो एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वो होता है सामान्य क्रिया। किसी भी वाक्य में एक सामान्य सी क्रिया जो उपस्थित होती है उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे संतोष आई, तो ये आई क्या है? एक सामान्य क्रिया है।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट संयुक्त क्रिया की। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में आने या आने पर जो आना है वो मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो इसमें एक सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मान लो जिसमें एक तो मुख्य क्रिया है एक सहायक क्रिया है, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कैसे हैं? डायरेक्ट किसी में एक मुख्य क्रिया ही उपस्थित है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न कहाँ से आता है? प्रश्न आता है इससे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कर्ता स्वयं का कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या उससे करवाए उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से स्पष्ट है प्रेरणा, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यानी वो हेमंत से कार्य करवा रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, तो इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें देखो क्रिया के साथ वा लग जाता है, जैसे बनवाना में लग गया बनवाया, यहाँ लिख में लग गया वाह, इसमें बन यानी बनाना में लग गया बनवाया, लिख से हो गया लिखवाता या लिखवाया। तो क्रिया के प्लस में वाह लग जाए वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से देख लो, जब कर्ता खुद कार्य नहीं करता दूसरे से कार्य कराता है या प्रेरित करता है। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें क्रिया प्लस वाह देखने को हमें मिलता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा देखा पूर्वकालिक क्रिया, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, अगर वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मान लो किसी वाक्य में दो क्रियाएं आ रही है तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पहले पढ़ने का कार्य हो गया, यानी किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़ कर सो गया, सबसे पहले काम क्या हुआ है? पढ़ने का हुआ है, पढ़ में क्या लग गया? कर या करके, तो पढ़ कर ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। यानी जब दो क्रियाएं होती हैं तो जो पहले संपन्न होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़ना एक क्रिया है, एक सोना एक क्रिया है। पहले काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़कर जो है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप होता है तात्कालिक क्रिया, यानी पूर्वकालिक क्रिया का ही एक और रूप होता है तात्कालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया होती है। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? इसमें एक क्रिया जैसे ही समाप्त होती है दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें देखो आते ही तात्कालिक क्रिया है, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो आते ही क्या है? इसमें एक तात्कालिक क्रिया है। समझ में आ चुका होगा कि सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप होता है तात्कालिक क्रिया। ये सब क्या होते हैं? आगे चलते हैं। अब देखो नाम धातु क्रिया, नाम से स्पष्ट है नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना और चमकाना। अब देखो हाथ एक संज्ञा है, हाथ से क्या बन गया? हथिया, और क्रिया बन गई हथियाना। हाथ से ही बना है हथिया या हथियाना। जैसे देखो नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, यह हाथ से ही बना है, हाथ से हथिया या हथियाना। ये हाथ से ही बना हुआ है तो संज्ञा से बना हुआ है, तो यह हो गई नाम धातु क्रिया। अपना एक सर्वनाम होता है, अपना से बन गया अपनाना। अब संज्ञा देखो हथियाना, रंगना, लज्जाना, ये सारी संज्ञा से बनी हुई है, सर्वनाम से बन गया अपनाना। विशेषण से देखो दुबलाना, गरमाना, चमकाना, चमक से बन गया चमकाना, गरम से बन गया गरमाना, दुबला से बन गया दुबलाना। यानी वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। पांचवा देखना कृदंत क्रिया।
क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल, इससे क्या कृदंत क्रिया बनेगी? चलना, चलता, चलकर। अब एक क्रिया है लिख, लिख से कृदंत क्रिया क्या बनेगी? लिखना, लिखता, लिखकर। यानी क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय जब क्रिया में जुड़ता है तो वो कहलाती है कृदंत क्रिया। यानी क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अब 5 प्रकार तो इंपॉर्टेंट ये थे। एक्स्ट्रा में देखो सहजातीय क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के साथ प्रयुक्त होती है वो होती है सहजातीय। यानी क्रिया और कर्म दोनों की जाति जो होती है सहजातीय होती है, एक ही जाति के होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी दोनों किस धातु से बने हुए हैं? एक ही धातु से बने हुए हैं। भारत ने लड़ाई लड़ी, ऐसे ही दोनों शब्द सेम सेम देखने को मिलते हैं। इजी है, आगे चलते हैं। 7वां देखना अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ पूरा नहीं होता। अपूर्ण क्रियाओं में आता है हूँ, है, हैं, था, थे, रही, गए, गया आदि। ये सब अपूर्ण क्रियाएं होती है। इनकी क्रियाएं हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ पूरा नहीं होता। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, यहाँ है क्रिया अकेली कोई अर्थ नहीं देती है, शिक्षक से अर्थ पूरा होता है। पुनीत की कमीज लाल है। तो अपूर्ण क्रियाएं ये हैं, ये किसी न किसी वाक्य में अकेली आ जाए तो वो कोई अर्थ नहीं देती है। समझ आ चुका होगा। अब आगे देखो, काल के आधार पर इजी है। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल 3 प्रकार के होते ही हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल में जो क्रिया होती है भूतकालिक, वर्तमान में जो होती है वर्तमानिक और भविष्य में जो क्रिया होती है वो भविष्यकालिक। तो भूतकाल का एक उदाहरण देख लेते हैं। वह विदेश चला गया, भूतकाल की बातें हैं। उसने बहुत मधुर गीत गाया, ये भी भूतकाल की बातें ही हैं। वर्तमान काल में देखो, गीता हॉकी खेल रही है, अभी वो खेल रही है, यानी वर्तमान की बात है। भविष्य की देखो, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, जाएगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। तो ये क्या है? भविष्यकालिक क्रिया है। ये तो एक इजी है। यानी काल के आधार पर क्रिया कुछ भी बहुत कम जाती है। फिर भी 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्रम के आधार पर पूछी जाती है, 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब प्रयोग या संरचना के आधार पर 5-6 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट 5 प्रकार होते हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। उनमें भी इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया से, जो दूसरों से कार्य करवाया जाता है। पूर्वकालिक से आता है तात्कालिक, जो इसी का ही एक पार्ट है। और एक आता है नाम धातु क्रिया से। आगे देखना, एक अब मैं इसका अपवाद बता देता हूँ आपको। यदि वाक्य में किसी क्रिया के करने में कर्म उपस्थित है अथवा कर्म तो नहीं है, अगर कर्म उपस्थित है तो वो सकर्मक क्रिया है। लेकिन कई क्रियाओं में आपको या कई वाक्यों में आपको देखने को मिलेगा कर्म उसमें उपस्थित आपको दिखेगा नहीं, किंतु उसकी संभावना है। लेकिन वहाँ क्या कर्म होता है हमें पता चलता है, उसकी संभावना है, तो भी वह क्रिया सकर्मक होती है। अगर कर्म उपस्थित है तो वो पहले ही सकर्मक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता उसमें लेकिन संभावना होती है, इसलिए तब भी हम क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया ही मानते हैं। अब देखो, लड़का खाता है, इसमें कर्म तो नहीं है लेकिन हमें संभावना है कि खाना खाता है, तो इसमें अपने आप इसे हम क्या मानेंगे, सकर्मक क्रिया मानेंगे। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है। अब देखो, इस विद्यालय में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, हमें कहाँ का उत्तर नहीं चाहिए, कहाँ पढ़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया। ध्यान से देखना, लड़का खाता है, इसमें कर्म नहीं था, फिर भी क्या थी, सकर्मक क्रिया थी। क्यों? क्योंकि देखो क्या खाता है, खाना खाता है, खाना इसमें हाइड है, लेकिन फिर भी हमें संभावना है कर्म की, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया मानेंगे। लेकिन यहाँ देखना, क्या पढ़ता है, ये प्रश्न अनावश्यक है। हमें ये नहीं पता लड़का विद्यालय में क्या पढ़ता है, इसका कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए ये एक अकर्मक क्रिया है। जिन वाक्यों में क्या, किसको आदि से प्रश्न करने पर संतोषजनक उत्तर मिल जाए वे क्रिया सकर्मक होती है। यानी क्या और किसको का उत्तर मिले वो होती है सकर्मक। और क्या और किसको का उत्तर या तो वाक्य में मौजूद होता है तब तो वो कर्म उपस्थित होता है, कई बार कर्म नहीं होता तब भी हमें क्या और किसको आदि से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए या संभावना रहे तब भी हम उसे सकर्मक मान सकते हैं। जैसे लड़का खाता है, यानी क्या खाता है, खाना खाता है, क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसे भी हम सकर्मक क्रिया मानेंगे। तो ये था हमारा आज का
क्रिया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रिया से संबंधित 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको पता चलेगा कि परीक्षा में क्रिया से संबंधित कौन कौन से प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इन सब इतनी सी बातों के आधार पर प्रश्न किस प्रकार सही होते हैं। जब आप प्रश्न करोगे तब आप पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्रिया टॉपिक से संबंधित हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चनों को लेकर रहने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।